जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए करंट अफेयर्स 28 नवंबर को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज़ होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 28 नवंबर के करंट अफेयर्स, और लास्ट में हम लोग राज्य दर्शन मध्य प्रदेश को भी देखने वाले हैं। तो चलिए पहला नंबर प्रश्नों के साथ हम लोग चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष स्थान पर वह कौन सा राज्य है जो अग्रणी है? तो बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 रिपोर्ट जारी किया गया है, और यह जारी कौन करता है? तो पशुपालन एंड डेयरी मंत्रालय करता है। हमारे भारत में पशुपालन एंड डेयरी मंत्रालय कौन है? तो राजीव रंजन है। कौन है? तो राजीव रंजन जी हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। जारी करने वाले राजीव रंजन जी हो जाएंगे, जो पशुपालन और डेयरी मंत्रालय हैं। आंकड़े जो है 1 मार्च 2023 से लेकर के 29 फरवरी 2024 तक को यह डाटा को रिलीज किया गया है। दुग्ध उत्पादक में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है 6.21% के साथ, जबकि वहीं राजस्थान दूसरा स्थान है 14.51% के साथ। ठीक है, तो ये डाटा जो है आपको 1 मार्च 2023 से लेकर के 29 फरवरी 2024 तक में देखा गया है कि उत्तर प्रदेश जो है आपको नंबर 1 है दूध उत्पादन के राज्य में, जबकि दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। आइए आगे हम लोग देख लेते हैं अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, जबकि वहीं पर तमिलनाडु दूसरा स्थान पर है। मांस के उत्पादन में आपको वेस्ट बंगाल नंबर 1 पर है, जबकि उत्तर प्रदेश सेकेंड स्थान पे है। ऊन उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है 47.53% के साथ, जबकि जम्मू कश्मीर सेकेंड स्थान पर है। ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में कुल कितने पशु को शामिल किए हैं? तो टोटल आपको 21 लाख पशु का इसमें इंश्योरेंस होने वाला है, और यह योजना आपको राजस्थान के द्वारा लागू किया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। दूध के निष्कासन हार्मोन कौन सा है? तो दूध को स्रावित करने वाला हार्मोन को हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। ये याद रखिएगा। कहाँ से निकलता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से इसका स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि को ही हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि, ये तीनों के तीनों पीयूष ग्रंथि का नाम है, और पीयूष ग्रंथि से ही क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनना कैसी अभिक्रिया है? तो दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि अगर कोई भी पदार्थ है, अगर उसको किसी भी तरीके से परिवर्तन करते हैं, उसमें बदलाव लाते हैं, और बदलाव लाने के बाद फिर से वापस उस वस्तु को उसी अवस्था में नहीं ले जाया जा सकता है, तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हम लोग कागज़ के जला देंगे तो कागज़ तो जल जाएगा, लेकिन फिर उसके बाद जैसे कागज़ जलने के बाद राख बचेगा, और राख से फिर हम लोग कागज़ नहीं बना सकते, तो ये रासायनिक हो गया। वहीं पर हम लोग भोजन को पचा लेते हैं, भोजन पच जाता है, तो भोजन पचने के बाद वापस से फिर यह पचे हुए भोजन नहीं बन सकता, तो इसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मृत्यु भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मृत्यु हो जा गया तो फिर से वापस वो जीवित नहीं हो पाएगा, तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया में क्या होगा कि अगर मान कर चलिए आप बर्फ़ को गर्म करते हैं, बर्फ़ को गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद ये जल बन जाएगा। बर्फ़ को गर्म करेंगे तो जल बनेगा, और जल को फिर से हम लोग ठंडा करेंगे तो ये बर्फ़ बन जाएगा। तो ये हो गया भौतिक अभिक्रिया। क्या हो गया? भौतिक अभिक्रिया हो गया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर दूध में कौन सी जैसे विटामिन पाई जाती है, कमेंट्स में बताना है। और दूध जो है आपको कैसीन के कारण उजला होता है, कैसीन के कारण उजला होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, दूध की शुद्धता हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। किसे? लैक्टोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। दूध से दही बनने में कौन सी बैक्टीरिया का योगदान होता है? तो ये लैक्टोबैसिलस का। किसका? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण, बैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है। ठीक है, चलिए, और इस विधि को क्या कहते हैं? तो किण्वन कहते हैं। यह भी याद रखिएगा। दूध से दही बनना कौन सी विधि है? तो विधि में हो जाएगा किण्वन। कौन सा? किण्वन। चलिए नेक्स्ट है दूसरा नंबर प्रश्न।
झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेंगे? तो यह वर्तमान में अभी चुनाव हुआ है और यहाँ पर 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन फिर से चुने गए हैं। विधानसभा सीट झारखंड में 81 है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो ये बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब अलग हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार झारखंड से अलग होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बिहार में विधानसभा सीट 81 है। सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, JMM, और इसी पार्टी से यह मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ते थे। कुल बहुमत का सीट इनका 56 आया, 56 से अधिक आया है, क्योंकि 81 का आधा कीजिएगा तो यह मान के चलिए ना कि 41 इसको बहुमत सरकार बनाने के लिए 81 वोट चाहिए, लेकिन इनको 56 से भी अधिक आ गया, तो बहुमत से भी ज़्यादा हो गया, तो इनका सरकार बन गया। 14वें क्रम के CM का ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं हेमंत सोरेन साहब। शपथ इनका 28 नवंबर 2024 यानी आज ही के दिन हुआ है, और इनका स्थान जो है वो मोराबादी रांची। तो ये कहाँ से शपथ ग्रहण करेंगे? तो मोराबादी रांची से यह शपथ ग्रहण को करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन्होंने इंडियन अलायंस पार्टी से चुनाव लड़े थे। ठीक है, जिसमें से इनका पार्टी हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हो जाएगा। राज्यपाल इनको शपथ ग्रहण दिलाएंगे, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, जिसमें से संतोष गंगवार यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे झारखंड के। ठीक है, आइए हम लोग कुछ नए अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री जो बने हैं उस राज्य को देख लेते हैं। जैसे नायब सैनी हरियाणा के वो CM बन चुके हैं, मोहन यादव मध्य प्रदेश के CM बन चुके हैं, भजन लाल शर्मा राजस्थान के। नेक्स्ट देख लेते हैं लल्लन टॉप में, मोहन चरण मांझी ये उड़ीसा के CM बन चुके हैं, जो BJP पार्टी से है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ये आंध्र प्रदेश की CM बन चुके हैं हाल फिलहाल में, यह TDP पार्टी से बिलोंग करते हैं। सरहुल फेस्टिवल झारखंड और कर्मा त्यौहार और श्रावण मेला ये आपको झारखंड का ही मेला है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था, क्योंकि 15 नवंबर को ही इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती मनाया जाता है, जन्म हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड के फर्स्ट CM कौन से? तो ये बाबूलाल मरांडी थे। कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। मैया सम्मान योजना कहाँ शुरू किया गया? झारखंड में, और इसी योजना के तहत इन्होंने शुरू किए हेमंत सोरेन साहब, और इसी योजना का लाभ दिखा जिसमें सबसे ज़्यादा महिलाओं ने इनको वोटिंग किया, और ये रिजल्ट सामने आया कि यह 14वें क्रम के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और कार्यभार सारेक्स 2024 का 11वां संस्करण कौन सा है? सारेक्स का 11वां है। तो ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सारेक्स 2024 यह समुद्री खोज और बचाव अभ्यास है। आयोजन इसका इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है। होस्ट इसका कोच्चि केरल में किया गया है। इस बार का क्रम 11वां है। संस्करण शुरू करने वाला पर एस परमेश ICG के महानिदेशक है। एस परमेश इन्होंने शुरू किया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्थापना हुआ था 1 फरवरी को हुआ था, जबकि इसकी स्थापना आपको डेट में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुआ था। ठीक है, चलिए आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। कोच्चि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तरंग शक्ति अभ्यास वायुसेना का पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास था, जिसका आयोजन राजस्थान और तमिलनाडु में किया गया था। होपेक्स अभ्यास इंडिया प्लस मिस्र के साथ होता है, और साइक्लोन भी आपको मिस्र के साथ ही अभ्यास होने वाला है, इंडिया प्लस मिस्र। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। भारत की पहली जल मेट्रो की शुरुआत कोच्चि में किया गया था, सेकेंड आपको मंगलुरु में। जबकि वहीं क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के अंडर वाटर मेट्रो का कोलकाता, तो ये आंसर आ जाएगा कोलकाता। याद रखिएगा कि भारत की पहली जल मेट्रो पूछेगा तब कोच्चि केरल और दूसरा मंगलुरु होगा, लेकिन भारत की अंडर वाटर मेट्रो पूछेगा, अंडर वाटर, तो याद रखिएगा कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही रियाद डिजाइन कानून संधि का संबंध किससे है? तो ये बौद्धिक संपदा संरक्षण से। किससे है? बौद्धिक संपदा संरक्षण से है। रियाद डिजाइन कानून संधि ये सऊदी अरब में है। WIPO के सदस्य इसमें शामिल होते हैं और हस्ताक्षर भी करते हैं।
यहाँ पर देख लेते हैं WIPO का फुल फॉर्म वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन, स्थापना 1967 में किया गया था WIPO का। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसका उद्देश्य क्या है WPIO का, तो बौद्धिक संपदा, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, GI टैग इत्यादि को देना। यानी कि अगर आपका कंटेंट है, आपका ओरिजिनल डाटा है, आप उस कंटेंट के उस कंपनी के मालिक है, तो आपको ट्रेडमार्क दिया जाता है, पेटेंट दिया जाता है, कॉपीराइट दिया जाता है, ठीक है, GI टैग दिया जाता है। तो इस तरीके से यह काम करता है। पेटेंट कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने, तो 20 साल के लिए। जबकि वहीं पर आपको देखा जाए तो GI टैग कितने सालों के लिए दिया जाता है, तो GI टैग आपको 10 वर्षों के लिए दिया जाता है और वहीं पर पेटेंट आपको 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो पेटेंट अगर किसी भी वस्तु को मिल गया तो 20 साल तक उसका वैलिडिटी बना रहेगा, यानी कि 20 साल तक ये कह सकते हैं कि उसका वैल्यूएबल रहेगा, ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। और वहीं पर 10 वर्षों के लिए GI टैग का समय होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर उद्देश्य तो हम देख लिए, भारत भी सदस्य है और इसका सिग्नेचर भी भारत कर चुका है। नोट में देख लेते हैं कि औद्योगिक डिजाइन जल्दी मिल सके, इसके लिए इसकी संधि किया गया, यानी कि समझौता क्यों किया गया है, ताकि अगर इसमें कोई कॉपीराइट चाहिए, किसी को पेटेंट चाहिए या ट्रेडमार्क चाहिए या GI टैग चाहिए, तो इसमें विलम्ब ना हो, इसमें फास्ट प्रक्रिया हो और जो उसको GI टैग लेना है GI टैग मिल जाएगा किसी भी वस्तु का, कॉपीराइट देना है किसी भी कंपनी का या कह सकते हैं कि उस ओरिजिनल मालिक का, तो उसे मिल जाएगा। तो इस समय देरी ना हो, इस सभी को डिजाइन पर जल्दी प्रदान करने के लिए इसकी शुरुआत किया गया है और समझौता। ललन टॉप देखते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। काजान घोषणा पत्र का संबंध किस संगठन से था, तो देखिए ये ब्रिक्स से संबंधित है और इसका आयोजन काजान एक शहर है और यह रूस में स्थित है। कहाँ पर, रूस। यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो जाएंगे और इसकी मुद्रा रूबल हो जाएगा, ठीक है। राजधानी मॉस्को है और यूरोप में है। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप में आने वाले 2 ही देश है, एक है आपका तुर्की, अपना नाम बदल लिया है क्योंकि इसका नाम पहले तुर्की था, कर लिया तुर्की, और दूसरा आपका रूस हो जाएगा। तो पूरे विश्व में 2 ही ऐसे देश हैं जो आपको यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप में आता है। इसमें यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप में आता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भौगोलिक सांकेतिक अधिनियम किस वर्ष का है, तो ये 1999 का है लागू, जबकि 2003 में किया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ किया गया है, तो ये रियाद में किया गया। रियाद कहाँ है, सऊदी अरब में। 46वीं तो 2024 में होने वाला है और यह भारत मंडपम में हुआ था, नई दिल्ली के अंदर। तो याद रखिएगा कि 45वीं बैठक कहाँ हुआ था, रियाद सऊदी अरब में, जबकि 46वीं 2024 में हुआ है और यह भारत मंडप के अंदर नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में ब्रह्मोस एयरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो ब्रह्मोस का एयरोस्पेस किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसका कार्य क्या है, तो ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को बनाया गया है। इंडिया प्लस रसिया की नदी को मिलाकर के ब्रह्मोस का निर्माण किया गया है, क्योंकि इंडिया की नदी ब्रह्मपुत्रा और रसिया की नदी मस्कोवा, ये दोनों को मिलाकर के ब्रह्मपुत्रा का निर्माण हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं अन्य फैक्ट। CAG कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल अभी हाल फिलहाल में के संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है, जबकि वहीं पर इंडियन ऑयल के अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ध्वनि की स्पीड से अगर कम हो तो उसे हम लोग सबसोनिक मिसाइल कहते हैं। 1 मैक से इसकी स्पीड कम हो तो हम लोग सबसोनिक कहते हैं। वही 1 मैक से लेकर के 5 मैक तक ध्वनि की स्पीड होती है तो उसे हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। और जबकि वहीं पर देखिए 5 मैक से अधिक जिसकी स्पीड हो उसे हम लोग हाइपरसोनिक कहते हैं, ठीक है। क्रूज मिसाइल रडार में नहीं आता है और ज़मीन के पास से ही चलता है, तो ये याद रखिएगा। अब ब्रह्मोस एक प्रकार का क्रूज मिसाइल ही है, क्योंकि यह ज़मीन के आसपास से चलेगा और दुश्मन के रडार में ये
पकड़ में नहीं आएगा। आगे देखते हैं ललन टॉप। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल का पहला निर्यात फिलीपींस को दिया था, याद रखिएगा। भारत के नए सीएजी कौन बने हैं? के संजय मूर्ति। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश 91 क्रम के हैं और यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब 91 क्रम के भारत का संजीव खन्ना होने जा रहे हैं। ठीक है, आगे हैं भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बन चुके हैं? तो टीवी सोमनाथन बन चुके हैं। ये एलपी के एग्जाम में अभी पूछा गया है हाल फिलहाल में। हाल ही में 44 साल की दुनिया की सबसे पुरानी वर्णमाला की खोज कहाँ हुई है? तो ये हुआ है सीरिया के अंदर। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। मुद्रा आप लोग कमेंट्स में छापेंगे। यहाँ कब्र की खोज किया गया है, यहाँ पर कब्र की खोज किया गया है, जहाँ पर इस कब्र में सोने चांदी के आभूषण, मिट्टी के बर्तन, कंकाल मिले हैं और मिट्टी के ऊपर वर्णमाला भी मिला है जो 44 साल पुराना इसको बताया गया है। अब बताइए कि किसी वस्तु का कौन कितना पुराना है, इसकी जांच हम लोग कैसे करते हैं? तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। कार्बन 14 में कार्बन जितना पुराना होता है, जितना कार्बन की मात्रा कम होती है वो वस्तु उतना ही पुराना होता है, और जिसमें कार्बन की मात्रा जितना अधिक होता है उसे हाल फिलहाल की घटना माना जाता है। दुनिया की सबसे पुराना वर्णमाला को खोजा गया है। ललन टॉप देखते हैं। कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ब्रैट को। किसको? ब्रैट। चीमू सभ्यता कहाँ है? तो पेरू में। संस्कृत का पहला व्याकरण ग्रंथ कौन था? अष्टाध्यायी, जिसके लेखक पाणिनि हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है इंटरकंटिनेंटल फुटबॉल का विजेता कौन रह चुका है? सीरिया, जबकि उप विजेता आपका भारत रह चुका है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है। हाल ही में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने पृथ्वी की धुरी में 31.5 इंच के झुकाव का कारण बताया है। तो अभी हाल फिलहाल में सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दिया है, साझा किया है कि पृथ्वी जो है, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी आपको कितना डिग्री झुका हुआ है, सभी लोग कमेंट्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी जो है अभी हाल फिलहाल में 31.5 इंच और झुक चुका है। और इसका झुकाव क्यों कहा है? अत्यधिक जल निष्कासन, क्योंकि हम लोग पंप के माध्यम से, नलकूप के माध्यम से जल का नीचे से काफ़ी हम लोग खिंचाव करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी जो है वो और झुक चुका है। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी ने यह रिपोर्ट जारी किया है। कहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी से 31.5 इंच जैसे पूरब झुक गया है। और कहाँ, किस दिशा में? पूरब में। कारण अत्यधिक भूजल निष्कासन के कारण पृथ्वी खुद को बैलेंस करने के लिए यह झुक चुका है। आगे है परिवर्तन प्रभाव। अब यह पृथ्वी इतना झुका है तो इसमें क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? तो बिल्कुल हवा पैटर्न में, इसका हवा का गति में परिवर्तन मिलेगा, पैटर्न में। समुद्री धारा को बहने में इसमें परिवर्तन दिखेगा और जलवायु परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलेगा। आइए ललन टॉप देखते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? तो देशांतर रेखाएं जो बीच से खींची जाती है उसे देशांतर बोला जाता है, और यह 360 डिग्री का होता है। तो 360 डिग्री कहते 360 होता है, जबकि वही समय का निर्धारण यही करता है। पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है? तो पृथ्वी पर टोटल कुल 981 अक्षांश है। 90 इधर और बीच में एक 0 डिग्री, दोनों को तीनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 181 अक्षांश। जबकि वहीं पर पूछे कि अक्षांश रेखा, ध्यान रखिएगा कि अक्षांश पूछेगा तो 181 होगा, जबकि रेखा पूछेगा अक्षांश रेखा तो 179 हो जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर देखिएगा तो ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट है। 181 में से आपको 2 पॉइंट को घटा देना है तो 179 आ जाएगा, यही आपको रेखा हो जाएगा। रेखा कौन है गुरुजी? तो ये इस तरीके से रेखा, ये तो आपको पॉइंट है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसका ट्रिक तो आप लोग याद रखते होंगे, मित्र पर गमछा झाड़। लेकिन ये 8 राज्य है, कौन कौन राज्य से गुजरती है इसके लिए सही है, लेकिन क्रमबद्ध सजाने के लिए दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ से चलते हैं, गुजरात हो गया, प्लस में राजस्थान हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका झारखंड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ से त्रिपुरा हो जाएगा, और यहाँ से पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, यहाँ पर
पश्चिम बंगाल भी हो जाएगा, यहाँ पर त्रिपुरा हो जाएगा, यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो यह नैनी उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ है, याद रखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने डोपिंग परीक्षण के लिए नमूना देने से इनकार करने वाले खिलाड़ी को कितने साल तक बैन करेगा? तो ये 4 साल तक निलंबित करेगा। और ये पहला हो चुका है बजरंग पुनिया के साथ, क्योंकि नाडा, हमारे देश में नाडा है और जबकि पूरे विश्व में वाडा है। ठीक है, तो नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, और वाडा का फुल फॉर्म वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। नाडा हमारे देश में कार्य करता है, ऐसे खिलाड़ी को पहचान करता है। अगर मान कर चलिए वो किसी भी तरीके से नशीला पदार्थ का यूज करते हैं तो उसको जांचने के लिए, और खेल में किसी भी तरीके से गड़बड़ी ना हो, बेईमानी ना हो, इसको अच्छा से खेल को चलाने के लिए ये नाडा जो है इसकी जांच करता है। इसकी स्थापना 2005 में होता है, और ब्रांड एम्बेसडर इसको सुनील शेट्टी हैं, और 4 साल के लिए निलंबित होने वाले बजरंग पुनिया बन चुके हैं। क्योंकि बजरंग पुनिया के जो है वो नाडा ने बार बार कह रहा था कि अपना एक सैंपल जांच के लिए दीजिए, अपना सैंपल एक जांच के लिए दीजिए, लेकिन इन्होंने इग्नोर कर दिया। और इग्नोर करने के बाद इन्हें जो है अब नाडा ने 4 साल के लिए बजरंग पुनिया को जो है बैन कर चुका है। नमूना सैंपल देने से इन्होंने इनकार कर रहा था। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक को जीत करके लाए थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला ललन टॉप देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में किस भारतीय पहलवान को डिस्क्वालीफाई किया गया था? तो विनेश फोगाट को वेट के कारण, किसके कारण? वेट के कारण इन्हें क्वालिफाई किया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है, अमन शेहरावत ने ओलंपिक में किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो 97 kg भार में कांस्य पदक जीत करके लाए थे। #प्ले ट्रू अभियान किसने शुरू किया था? तो ये नाडा ने शुरू किया था, और इसका नाडा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसे हम लोग कहते हैं WADA, वाडा बोलते हैं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका मुख्यालय आपको कहाँ है? तो ये कनाडा मॉन्ट्रियल में, जबकि स्थापना 1999 में किया गया था। 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहेगी हिग्स बोसॉन ने परे पुस्तक का संबंध किससे है? ये डॉक्टर आशुतोष कोटवाल से संबंधित है, क्योंकि हिग्स बोसॉन जो थे वो संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण होता है किससे? हिग्स बोसॉन से। इन्होंने खोज किया था। खोज करने वाले कौन थे? तो पीटर हिग्स थे, जिनका निधन हो चुका है। रामचंद्र गुहा का पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर है। ठीक है, आइए ललन टॉप देखते हैं। आई हैव द स्ट्रीट, ये आर आश्विन की आत्मकथा यानी कि इनकी पुस्तक है। कॉल ऑफ द गिर, ये परिमल नाथवानी का ये पुस्तक है। अ लाइन इज नॉट इनफ, ये नटवर सिंह का पुस्तक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सेम पित्रोदा का यह पुस्तक है। सोर्स कोड, यह बिल गेट्स का पुस्तक है, और इस पुस्तक का विमोचन 2025 में किया जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व में इसकी उद्घाटन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2024 का संस्करण इसका इस बार 12वां है, यानी कि 2023 में इसका 11वां संस्करण था, 2025 में इसका 13वां संस्करण हो जाएगा। शुभारंभ गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, भारत के पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और इसका होस्ट काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, यानी कि मेजबानी काजीरंगा राष्ट्र ने किया है। टाइगर रिजर्व कहाँ? राजस्थान में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व आपको छत्तीसगढ़। रानीपुर टाइगर रिजर्व आपको उत्तर प्रदेश, हाल ही में इसको विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है और बनाया भी गया है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में। पलामू टाइगर रिजर्व आपको झारखंड में, और बेतला भी आपको झारखंड में है। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, डिब्रू सैखोवा, औरंगा, राजीव गांधी और रायमोना और दहिंग पटको, ये सभी के सभी आपको असम राज्य से संबंधित है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।